स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ रोमल शाह और आज जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो 4 कहानियाँ होंगी। और सीरियसली बताऊँ तो तीसरी और चौथी कहानी थोड़ी ज़्यादा डरावनी है, जो मुझे भी काफ़ी डरावनी लगी। तो आइए शुरू करते हैं पहली कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट छोड़ के ज़रूर जाइएगा कि कौन सी कहानी आपको ज़्यादा अजीब लगी। इससे मिलता जुलता कुछ अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो शुरू करते हैं पहली कहानी। तो इस कहानी का नाम है कुछ अजीब हमारे घर में आ गया। ये कहानी मैंने रेडिट से ली है, तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कहानी सुनाती हूँ। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। उस घटना ने मुझे आज भी डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। ये घटना तब की है जब मैं छोटा था और मेरी सबसे अच्छी दोस्त लेक्सी मेरी पड़ोसन थी। हम दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था और हम हमेशा साथ खेलते थे। हमारे माता पिता बाइक ट्रिप पर जाया करते थे और उस दौरान हम एक दूसरे के घर पर रुक जाते थे। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेक्सी और मैं उसके घर में थे। हम दोनों उसके बेडरूम में बैठे थे, बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जैसा कि हम हमेशा करते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। हम उसके बेडरूम में बैठे थे कि अचानक खिड़की से एक तेज़ रोशनी आई और उसके बाद मोटरसाइकिलों के ग्रेवल ड्राइव वे पर खींचने की आवाज़ आई। हमने सोचा कि शायद हमारे माता पिता कुछ भूल कर गए होंगे और इसलिए वापस आ गए हैं। हम दोनों तुरंत उठकर बाहर जाने की सोच रहे थे। तभी हमने दरवाज़े पर दस्तक सुनी और एक धीमी महिला की आवाज़ आई, हेलो। दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ आई। दरवाज़े का वो खड़खड़ाना हमारे लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि वो हमेशा फर्श पर रगड़ता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस आवाज़ में हमारे परिवार जैसा कुछ नहीं था। हमने सोचा कि शायद कोई अनजान आदमी घर में घुस आया है। हमारे दिलों की धड़कन तेज़ हो गई। हमने डरते डरते पूरे घर को छान मारा, लेकिन कोई नहीं था। दरवाज़ा खुला था और बाहर ड्राइववे खाली था। हम सोच रहे थे कि आखिर वो आवाज़ आई कहाँ से। हमारे दिलों को थोड़ी राहत मिली। हम वापस लेक्सी के बेडरूम की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही लेक्सी बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंची, वो अचानक ज़मीन पर गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वो बस एक ही बात कहे जा रही थी। कुछ दरवाजे के फ्रेम जितना ऊंचा उसके माता पिता के कमरे में खड़ा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं भी डर के मारे कांपने लगा। हम दोनों ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर के नीचे छुप गए। हम पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते हुए। आखिरकार सुबह हुई और हमारे माता पिता वापस आए। हमने उन्हें सब कुछ बताया कि रात को वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे हमारी कल्पना का एक खेल समझ लिया। लेकिन वो घटना सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके बाद लेक्सी के घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी रात में दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, तो कभी किसी के चलने की आवाज़ आती। कभी कभी हम छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनते, लेकिन जब जांचने जाते तो वहाँ कोई नहीं होता। लेक्सी के माता पिता ने सोचा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जब चीज़ें बढ़ने लगी तब उन्हें भी एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात जब वो सो रहे थे, तब लेक्सी के पापा ने किसी को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा। वो एक काले साए जैसा कुछ था, लेकिन जब उन्होंने उसे रोका तो वो गायब हो गया। कुछ दिनों बाद वो साया लेक्सी के कमरे में दिखा। वो कुछ नहीं करता, बस चुपचाप खड़ा रहता, लेकिन उसकी मौजूदगी से डर का माहौल बन जाता। हम दोनों ने तय कर लिया कि हम उस कमरे में अकेले नहीं सोएंगे। एक दिन लेक्सी के पापा ने एक पुराना पंडित सा बुलाया। पंडित ने पूरे घर का दौरा किया
और कहा कि इस घर में कोई अनजानी शक्ति है जो यहाँ की शांति को भंग कर रही है। उसने कुछ उपाय बताए और कहा कि अगर ये भी काम ना करे तो घर बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। पंडित के उपायों के बावजूद चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल नहीं सुधरी। आखिरकार लेक्सी का परिवार उस घर को छोड़कर कहीं और रहने चला गया। लेकिन वो अजीब चीज़ें और डरावनी रातें, वो सब हम कभी नहीं भूलेंगे। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। कभी कभी सोचता हूँ, अगर उस रात को वो साया हमें देख रहा था तो अब वो कहाँ होगा? क्या वो किसी और के घर में चला गया होगा, या फिर अभी भी कहीं छिपकर हमें देख रहा होगा? लेक्सी के जाने के बाद मैंने उस घर के पास कभी भी कदम नहीं रखा, लेकिन जब भी वहाँ से गुज़रता हूँ तो वो खिड़की और दरवाज़ा मुझे अब भी ताकते हुए से लगते हैं, जैसे वो कहना चाह रहे हों, हमारा खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना थी और मुझे लगता है कि ये सच्ची ही होगी, बाकी ये आप पर है। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। इस कहानी का नाम है अंधेरे का शिकंजा। ये भी मैंने रेडिट से ली है और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये सुनाऊंगी। ये कहानी बिल्कुल किसी फ़िल्म की तरह लग सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये 100% सच है। लगभग 24 साल पहले की बात है, जब मैं नई नई शादीशुदा होकर आई थी। मेरे पति और मैंने एक टाउन हाउस स्टाइल के अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। हमारे अपार्टमेंट के 2 फ्लोर थे, दूसरी और तीसरी मंजिल पर। ग्राउंड फ्लोर पर ही बिल्डिंग का मैनेजमेंट ऑफिस और मेल बॉक्स एरिया था। ये चीज़ बाद में बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगी, तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को। उस बिल्डिंग की मैनेजर एक बूढ़ी औरत थी, जो अपनी उम्र के साथ साथ अपने स्वभाव में भी बेहद कड़वाहट लेकर आई थी। वो दिन रात अपनी ऑफिस में बैठकर कैमल नॉन फिल्टर्स सिगरेट्स पीती और नफ़रत भरी बातें करती रहती थी। उसे अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो किसी फिल्म की एक खतरनाक किरदार की तरह थी, सोचिए, बीटल जूस की सोशल वर्कर जूनो की तरह, लेकिन उससे भी कम मददगार। वो बिल्कुल किसी की हेल्प नहीं करती थी। उसे इस बात से भी सख्त नफ़रत थी कि हमने टाउन हाउस किराए पर ले लिया था। वो इस बात से भी काफ़ी जलती थी, ऐसा हमें लगता था। वो कहती थी कि हमने गर्भवती होने के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वो बच्चों वाले परिवारों को वो यूनिट किराए पर देना ही नहीं चाहती थी। उसने मेरे पति के रंग रूप को लेकर भी कुछ घटिया टिप्पणी की थी। सच में वो औरत एक जहर भरी औरत थी। मेरे बच्चे के जन्म के बाद मैं घर में ही रहती थी, घर की सफाई और बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहती थी। हमारे पास ना तो कार थी और ना ही आसपास कोई हमारे रिश्तेदार थे, ना ही कोई दोस्तों का ग्रुप ही बना था हमारा। एक दिन दोपहर के वक्त बच्चे को खाना खिलाने के बाद मैंने उसे नहलाने का सोचा। जो अभी 9 महीने के बच्चे को खाना खिलाते हैं, उसे पता होगा कि खाना का क्या हाल हो जाता है। मैं ऊपर गई और बाथटब में पानी भरने लगी। जल्दी ही बच्चा अपने बाथ सीट में बैठकर खुशी खुशी पानी के छींटे उड़ा रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्दियों का मौसम था और हमारे अपार्टमेंट में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं था, जो कि आम तौर पे यूएस में होता है। एक ऐसी समस्या जिसके लिए मैं पहले से ही जूनों से लड़ रही थी। अपार्टमेंट में और भी कई सारी समस्याएं थीं, जैसे कि हमारी सीलिंग फ़ैन से उड़ती चिंगारियाँ या लीक करता हुआ गार्बेज डिस्पोज़ल, जिसे डक्ट टेप से बांधना पड़ता था। हीटिंग की समस्या इतनी बड़ी थी कि हमें हर कमरे में स्पेस हीटर रखना पड़ता था ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। मैंने बाथरूम को गर्म रखने के लिए एक स्पेस हीटर रखा था, जिसे मैंने बाथरूम के काउंटर पर रखा ताकि वो बच्चे तक ना पहुंच सके, बच्चे की पहुंच से दूर रहे। मैं बाथटब के पास खड़ी थी, बच्चे को उठाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक स्पेस हीटर ने बिना किसी कारण के हिलना शुरू कर दिया। वो पहले बिल्कुल स्टिल था, एकदम स्थिर था, लेकिन अब वो जैसे किसी इनविजिबल ताकत से कंट्रोल हो रहा था और आगे पीछे हो रहा था। मेरे अंदर अचानक से एक भयानक डर की लहर दौड़ गई। मैं समझ गई कि हम दोनों को बाथ टब से निकालने का समय नहीं मिलेगा, हमें कुछ भी हो सकता है। मैंने तुरंत बच्चे को उठाया और बाथ टब से बाहर फेंक दिया। बच्चा बाथरूम के फर्श पर गिरा, लेकिन वो सुरक्षित था, शुक्र है। हीटर अपनी पूरी तार को खींचते हुए शावर के दरवाजे से टकराया, बाथटब के किनारे से उछलकर फर्श पर गिर गया अपने आप ही। शुक्र था कि हीटर में ऑटो शट ऑफ का फीचर था, जिससे वो तुरंत बंद हो गया, वरना न जाने क्या होता।
जैसे ही मैंने बाथरूम के कोने की तरफ देखा, वहाँ अंधेरा बढ़ने लगा, जैसे कोई अंधेरा बादल वहाँ घिर आया हो। कोई धुआं नहीं था, रोशनी में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई खिड़की भी नहीं थी जिससे बाहर का मौसम दिखता। बस एक अजीबोगरीब अंधेरा, एक काला बादल जैसा सा अंधेरा जो उस कमरे के उस हिस्से को निगलता जा रहा था। ये मैंने देखा। तभी मुझे सिगरेट के धुएं की गंध महसूस हुई। वो कैमल ऑन फिल्टर्स की गंध थी जिसे मैंने जूनों के ऑफिस में कई बार सूंघा था। गंध इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि मेरी खांसी छूट गई और मेरे सीने में दर्द होने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ धुएं का कोई धुंधलापन नहीं था, और सबसे डरावनी बात, मुझे वहाँ एक बेहद नफरत और क्रोध की भावना महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे घूर रही हो, मुझे ख़त्म करने की ताक में हो। मैंने बिना देर किए बच्चे को उठाया, उसे तौलिए में लपेटा और नीचे भागी। मैं इतनी डरी हुई थी कि दोबारा वहाँ वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि ये एनालाइज करने जाऊं कि वहाँ पर हुआ क्या था। मैंने बच्चे को तौलिए में ही लपेटे रखा और उसे गर्म रखने के लिए अपनी गोद में बैठा लिया। मैंने पूरा दिन वहीं बिताया नीचे, बाथरूम की तरफ नज़रें जमाए हुए। मुझे ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और मैं बच्चे को अकेला छोड़ने से भी डर रही थी। शाम को जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा अभी भी कपड़ों में नहीं है। मैंने उन्हें तुरंत हीटर और बाथरूम में धुएं के बारे में बताया। वो तो इसे एक और रख रखाव की समस्या समझकर ऊपर गए, सोचते हुए कि शायद ये कोई तकनीकी खराबी होगी। लेकिन जब उन्होंने जांच की तो वहाँ कुछ भी गलत नहीं था। ना तो कोई इलेक्ट्रिक इशू था, ना कोई धुआं, ना कोई सिगरेट की गंध। उन्होंने हीटर को फिर से काउंटर पर रखा और उसे चालू किया। कुछ मिनटों तक देखा, लेकिन वो फिर से हिला नहीं। मेरे पति ने मेरी सारी बताई बात को मजाक में उड़ा दिया। अब मैं बताती हूँ कि वो सब क्या था। उसी दिन रात को हमें जूनों के बेटे की चीखें सुनाई दी, जो नीचे मेल बॉक्स के पास खड़ा था। हमें पता चला कि जूनों का दिल का दौरा पड़ने से उसी दिन दोपहर को ऑफिस में निधन हो गया था। उसके बेटे ने उसको बिल्कुल उसी हालत में पाया था। उसके हाथ में कैमल नॉन फिल्टर्स की एक सिगरेट अभी भी थी, जो बुझ चुकी थी। जब मुझे ये पता चला कि उस दोपहर को जो भी मैंने महसूस किया वो बिल्कुल सच था और उसका रिश्ता जूनों की मौत से था, जो कि हमें पता ही नहीं था कि जूनों मर चुकी है। यहाँ तक तो कहानी आपको एक साधारण डरावनी घटना लग सकती है, लेकिन असली डरावनी घटनाएं इसके बाद शुरू हुई। जूनों की मौत के बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होना चालू हो गई। मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं बाथरूम में जाती, वहाँ का तापमान अचानक से गिर जाता, एकदम ठंडा हो जाता। हीटर चलता होता, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी होती कि बस पूछिए मत। ऐसा लगता जैसे वहाँ कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित थी। ऐसा लगता था कि कोई पैरानॉर्मल बीइंग वहाँ पर है, मुझे ऐसा महसूस होता था, जो अपने ठंडे हाथों से कमरे की हर चीज़ को छू रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसाता रहा हो, लेकिन जब मैं मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। रात के समय जब घर में सब सो रहे होते, मुझे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वो आवाज़ें इतनी हल्की होती कि उन्हें अनसुना किया जा सकता था, लेकिन वो लगातार मेरे दिमाग में गूंजती रहती। एक रात जब मैं और मेरे पति अपने कमरे में सो रहे थे तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे चेहरे पर एक ठंडी सांस फेंकी। मैं हड़बड़ाकर उठी, लेकिन कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। मेरे पति ने इसे एक सपना समझकर मुझे समझाया कि तुमने कोई सपना देखा होगा, तुम्हारी गलतफहमी होगी, लेकिन मैं जानती थी कि ये कोई सपना नहीं था। एक दिन जब मैं बच्चे को सुला रही थी तो मुझे लगा कि बाथरूम से कुछ आवाज़ आ रही है। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज़ बंद हो गई। जब मैं वापस बच्चे की तरफ मुड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मेरी ओर इशारा किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और बाथरूम के दरवाजे के पास एक काला साया खड़ा था। वो साया बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरे शरीर को ठंडा कर दिया एकदम। मैंने बच्चे को उठाया और बाथरूम के दरवाजे को धक्का देकर बंद कर दिया। मैंने महसूस किया कि वो साया धीरे धीरे दरवाजे के पीछे गायब हो रहा था, जैसे वो अंधेरे में घुल रहा हो। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि ये सब जूनों की आत्मा का काम है। वो औरत अपनी नफरत और गुस्से के साथ ही मर गई थी और उसकी आत्मा अब हमारे घर में भटक रही है। वो हमें यहाँ से निकालना चाहती थी, हमें डराकर भगाना चाहती थी। मैंने कई बार अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन वो इसे सिर्फ मेरी कल्पना का खेल मानते रहे। अगले कुछ हफ्तों में स्थितियाँ और बदतर हो गईं। एक रात
जब हम सभी सो रहे थे, अचानक हमारे बेडरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने सोचा कि शायद हवा का कोई झोंका होगा, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। दरवाजे के खुलते के साथ ही कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैं डर के मारे कांपने लगी और तभी मुझे दरवाजे के पास एक हल्की सी छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने अपने पति को जगाया, लेकिन जब वो उठे वो छाया वहाँ से गायब हो गई। उस रात मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। मुझे लगा कि जूनों की आत्मा हमें परेशान करने पर उतारू हो गई है। मैंने अगली सुबह चर्च जाकर कुछ पवित्र चीज़ों को लाने का फैसला किया ताकि घर में कोई शांति आ सके। मैंने ईश्वर की कुछ तस्वीरें और एक पवित्र माला लेकर पूरे घर में रख दी। उस दिन के बाद कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, लेकिन ये शांति बस एक तूफान से पहले का सन्नाटा थी। एक रात जब हम सब सो रहे थे, मुझे लगा कि कोई हमारे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने धीरे से आंखें खोली और देखा कि हमारे बिस्तर के पास वही काला साया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो हमें घूर रहा हो। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं हिल भी नहीं पाई। वो साया धीरे धीरे मेरे करीब आया और मुझे लगा कि मैं अब मरने वाली हूँ बस। लेकिन फिर जैसे ही मैंने ईश्वर का नाम लिया, वो साया अचानक गायब हो गया। मैंने अपने पति को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। इस बार वो डर गए। अगले दिन हमने एक तांत्रिक को बुलाया जो हमारे घर की सफाई कर सके। तांत्रिक ने आते ही महसूस किया कि घर में एक बुरी आत्मा है जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसने कुछ अनुष्ठान किए और हमें बताया कि जूनों की आत्मा इस घर में फंसी हुई है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी और उसके लिए कुछ धार्मिक कार्य करने होंगे। हमने तुरंत वो सब किया जो तांत्रिक ने बताया। हमने जूनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए। इसके बाद घर में कुछ दिनों के लिए शांति रही, लेकिन हमें यह एहसास हो गया था कि जूनों की आत्मा इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ने वाली। फिर एक रात जब मैं और मेरे पति बच्चे के साथ टीवी देख रहे थे, तभी अचानक टीवी खुद ब खुद बंद हो गया। घर की सारी लाइट्स भी झपकने लगी, ऑन ऑफ होने लगी। मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वहाँ से वही सिगरेट की गंध आने लगी। उस गंध से पूरा घर भर गया। मेरे पति ने जाकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति दरवाजे को पकड़े हुए है। हम दोनों समझ गए कि जूनों की आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं है। हमने तुरंत अपने घर को छोड़ने का फैसला किया। अगले ही दिन हम उस अपार्टमेंट को खाली कर गए और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। जैसे ही हम नए घर में शिफ्ट हुए, वहाँ की शांति ने हमें थोड़ा सुकून दिया, लेकिन वो पुराना अपार्टमेंट हमारे दिमाग में बसा रहा। हम जब भी उस जगह के बारे में सोचते हैं, हमें जूनों की आत्मा का वो डरावना एहसास महसूस होता है। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि जूनों की आत्मा अभी भी हमें देख रही है, हमें सताने की कोशिश कर रही है। कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि हमारे पुराने अपार्टमेंट में रहने वाले नए किराएदारों को भी वैसा ही सब महसूस हो रहा है। उनके साथ भी वैसी ही मिलती जुलती घटनाएं हो रही हैं। वो भी वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिक सके। जल्दी वो लोग भी उस जगह को छोड़कर चले गए। उस अपार्टमेंट को लेकर लोगों में डर फैलने लगा। धीरे धीरे वो अपार्टमेंट खाली हो गया और किसी ने वहाँ रहने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कुछ आत्माएं इतनी ज़्यादा कड़वाहट और नफरत से भरी हुई होती हैं कि मरने के बाद भी वो शांति नहीं पाती। जूनों की आत्मा भी शायद ऐसी ही थी, जिसने हमें डराकर उस घर से निकाल दिया, लेकिन उसकी आत्मा की बुरी ताकतों ने कभी भी पीछा नहीं छोड़ा। जो लोग भी वहाँ पर रहने गए, उनके साथ हमेशा अजीबोगरीब चीज़ें होती रही। हमने उस अपार्टमेंट के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक डर बना रहा कि जूनों की आत्मा हमें कभी भी ढूंढ सकती है, और अगर वो इस घर में आ गई तो क्या होगा। और यही सब सोचते सोचते मैं आज भी उस भयानक रातों का सामना करती हूँ जब जूनों की आत्मा हमारे घर में दाखिल हो गई थी और हमारे जीवन में कभी ना भूलने वाला डरावना अनुभव दे दिया था हमको। तो ये कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है कब्रिस्तान के भूत, और ये वाकई में काफ़ी डरावनी कहानी है, मुझे तो लगी। बाकी आप सुनिए कैसी लगती है आपको। और एक सच्ची घटना है जो कि मैंने रेडिट से ली है, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी मैं ये कहानी आपको। बचपन के दिन बड़े मासूम होते हैं। एक छोटे से बच्चे के जीवन में हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता है बचपन, और दोस्तों के साथ बिताया गया समय किसी खजाने से कम नहीं होता। मेरे दादा दादी का घर एक पुराने कब्रिस्तान के पास था। ये कब्रिस्तान बेहद पुराना था, जहाँ हर ओर टूटी फूटी समाधियाँ थीं, दरारों से भरी हुई कब्रें थीं और समय की मार झेलते हुए पत्थर के पिलर्स थे। इस जगह का अजीब सा आकर्षण था जो हमें बार बार अपनी ओर
और खींचता। हम मोहल्ले के बच्चे वहाँ खेलते थे। भले ही हमारे माता पिता ने सख्त मना किया हो कि उस कब्रिस्तान के पास कभी नहीं जाना, पर हम बचपन में वहाँ जाते थे। जिस चीज़ के लिए मना किया जाता था हम वो करते थे, खासकर उस कब्रिस्तान के आसपास जाना और खेलना। वो गर्मी की एक रात थी। हमारे सभी दोस्त कब्रिस्तान में भूत भूत खेल रहे थे। ये खेल असल में छुपा छुपी का एक भयानक स्वरूप था। खेल के नियम सरल थे। एक खिलाड़ी भूत बनता और बाकी सब उससे छिपते। भूत को बाकी खिलाड़ियों को ढूंढना होता और उन्हें पकड़ना होता। खेल का मकसद था कि भूत आपको ढूंढ ना पाए और आप बिना दिखे फिर से शुरुआत वाली जगह तक पहुंच जाएं। उस रात चांदनी की हल्की रोशनी पूरे कब्रिस्तान में फैली हुई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर और रोमांच था। मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया जगह होगी एक पुरानी कब्र के ऊपर चढ़ना, जहां एक पत्थर का फरिश्ता खड़ा था। ये फरिश्ता कब्र के ऊपर मानो किसी की रक्षा कर रहा हो। मैंने जल्दी से वहां चढ़ाई की और फरिश्ते के पीछे छिप गया। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैं वहां कुछ देर तक छिपा रहा, सोचते हुए कि भूत जिसे हम सबने चुना था मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। कुछ देर बाद जब मैं अन्य बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ अजीब और धीमी थी, जैसे कोई किसी से कुछ छिपाते हुए बात कर रहा हो। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने धीरे से फरिश्ते के पीछे झांका और मैंने देखा कि वहाँ 2 लोग खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की। वो दोनों शायद किशोर उम्र के होंगे। उनका चेहरा हल्की चांदनी में साफ दिखाई दे रहा था। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि उनकी बातें मेरे लिए नहीं है। वो किसी और से बात कर रहे थे या आपस में बात कर रहे थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो लड़की ने अचानक ऊपर की ओर देखा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो एक पल के लिए स्थिर हो गई, फिर उसने अपने हाथ से टॉर्च गिरा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें इतनी तीव्र थीं कि मेरे कानों में गूंज उठी। उसने भागना शुरू कर दिया और लड़का उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। उनकी आवाज़ें कब्रिस्तान की गहराई में खो गईं और मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वो कौन थे? क्या उन्होंने मुझे देखा था या कुछ और? मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। मैं जल्दी से वहाँ से भागा और सीधे घर पहुँचा। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूम रहा था। लड़की का चिल्लाना, उसका भागना और उसकी आंखों में दिखता डर। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। वो हंसने लगे और बोले कि मैंने सब कुछ अपने दिमाग में गढ़ लिया है, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये डर था कि वो लड़की और लड़का कोई आम लड़का लड़की नहीं थे, आम इंसान नहीं थे। शायद वो उसी कब्रिस्तान के भूत थे जो हमें डराने के लिए वहाँ आए थे। उस घटना के कुछ दिन बाद मुझे उस कब्रिस्तान से एक अजीब तरह की घबराहट महसूस होने लगी। मैंने वहाँ अकेले जाना बंद कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी वहाँ खेलते रहते थे। एक रात मैंने सपना देखा कि मैं फिर से उसी कब्र के पास खड़ा हूँ। फरिश्ता मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक फरिश्ते के हाथ में एक तलवार आ गई और वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं चिल्लाता हुआ जाग गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने महसूस किया कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। मैंने उस रात फैसला किया कि अब मैं कभी भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्तों बाद मेरे दोस्तों ने ज़ोर देकर कहा कि हम फिर से भूत भूत खेलेंगे। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे खींचकर ले गए। हम सब कब्रिस्तान में पहुंचे और खेल शुरू किया। इस बार मैंने खुद को सबके साथ छुपने की बजाय वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन मेरे अंदर का डर बार बार उभर रहा था। खेलने के दौरान मैंने देखा कि वही लड़का और लड़की फिर से कब्रिस्तान में घूम रहे हैं। इस बार वो और भी भयानक दिख रहे थे। उनके चेहरे पर न डर था न कोई भाव, बस एक भयानक खामोशी थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वो मेरे पास आकर रुक गए और मुझे घूरने लगे। मैंने उनकी आंखों में झांका और मुझे वहाँ एक गहरा अंधकार दिखाई दिया। उस अंधकार में मानो कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे था। फिर अचानक वो दोनों गायब हो गए। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। मेरे दोस्तों ने भी कुछ नहीं देखा। वो अभी भी खेल में लगे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि वो सब सच था। मैंने उसी दिन अपने दादा दादी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस कब्रिस्तान में एक प्रेमी जोड़ा रहता था।
उनका प्यार सच्चा था, लेकिन उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद हुआ। किसी कारण उन दोनों की एक साथ मौत हो गई थी और उन्हें उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटकती हैं। उस दिन के बाद मैंने कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर रात मुझे उन दोनों की आंखें याद आती हैं। कई दिन तक ऐसा हुआ। उनकी आंखों में वो छुपा हुआ अंधकार और वो भयानक खामोशी। मैंने कई बार सोचा, अपने आप को मनाया कि शायद मैंने कुछ देखा ही नहीं था, ये सब मेरा भ्रम था। लेकिन वो चीख, वो डर, वो आंखें, ये सब कुछ इतनी सच्चाई से मेरे मन में बसा हुआ था कि मैं इसे झुठला नहीं सकता था। समय बीतता गया, लेकिन वो कब्रिस्तान और वहाँ होने वाली अजीब घटनाएं मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर गईं। मैंने उस दिन समझा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें उन आत्माओं को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि वो शांति से रह सकें। आज भी जब मैं उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूँ तो मुझे उन दोनों की याद आ जाती है। वो चीख, वो डर और वो रहस्यमयी भूतिया खेल जो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए थे। मैंने कभी किसी को ये कहानी नहीं सुनाई क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन मेरे दिल में ये विश्वास हमेशा रहेगा कि उस रात मैंने जो देखा वो सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जो आज भी उस कब्रिस्तान में कहीं छुपी हुई है। तो ये कहानी भी ख़त्म होती है दोस्तों। अब मैं आपको लास्ट कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी रहस्य, डर और रोमांच से भरी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये कहानी भी मैंने रेडिट से ली थी। इस कहानी का नाम है भूतिया रास्ता और बंशी की चीख। ये कहानी उस समय की है जब मैं अपनी दादी के घर से रात को लौट रहा था। हमारा गांव जो ग्रामीण आयरलैंड में स्थित था, वहाँ सन्नाटे और रहस्यों का माहौल हमेशा बना रहता था। दादी का घर गांव के किनारे पर था, इसलिए मुझे एक संकरी पगडंडी से होकर गुजरना पड़ता था। ये वही पगडंडी थी जिस पर मैं बचपन से चलता आ रहा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। उस रात मेरे दादाजी की हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें आखिरी सांसें गिनते हुए देखकर परिवार के सभी लोग बहुत परेशान थे। प्रीस्ट ने आकर उन्हें आखिरी संस्कार के अधिकार दे दिए थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से उन्होंने रात काट ली। दादी ने मुझे घर जाने को कहा ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। मेरे दिल में बहुत भारीपन था, लेकिन मैं मान गया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब मैं उस संकरी पगडंडी से गुज़र रहा था जिसे मैं बचपन से जानता था, तब कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरी जगह में एक अजीब सी घबराहट थी, एक अजीब सन्नाटा जो मेरे दिल को विचलित कर रहा था। मैं कभी डरने वाला नहीं था, लेकिन उस रात मेरी आत्मा कांप उठी थी। मैं खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ दादाजी की चिंता का असर है, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि कुछ और भी है। जब मैं पगडंडी की अंत की ओर बढ़ रहा था, तब मैंने कुछ सफ़ेद रंग की धुंधली आकृति देखी। वो आकृति एक किसान के खेत के पास गेट के बगल में थी, जो मेरे दादा दादी जी के घर के पास था। मुझे लगा कि कोई भेड़ का बच्चा होगा जो भटक गया होगा। ऐसा पहले भी हो चुका था। मैं जिज्ञासा से उसे देखने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उस सफ़ेद आकृति के पास पहुंचा, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए और एक अनजाना डर मेरे दिल में बैठ गया। जब मैं उस आकृति के पास गया तो देखा कि वो एक बूढ़ी झुकी हुई औरत थी जिसने सफ़ेद चोगा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी धुंध थी, मानो उसकी पहचान छिपाई जा रही हो। और फिर उसने चीख मारी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मेरी सांसें रुक गईं। वो चीख किसी माँ की तरह लग रही थी जो अपने बच्चे की मौत पर विलाप कर रही हो। वो चीख इतनी गहरी, दर्दनाक और अमानवीय थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी टांगें जैसे जम गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक धुंधली छाया। और उसकी चीखें मेरे दिल को चीर रही थी। अचानक मेरे अंदर से कुछ फूट पड़ा और मैं दादी के घर की ओर दौड़ पड़ा। मैंने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और अंदर घुस गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी दादी रोते हुए दादाजी के कमरे से बाहर आ रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, दादाजी चले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बस 5 मिनट पहले ही घर से निकला था और उस समय मेरे दादाजी जीवित थे और अब वो नहीं रहे।
मैंने अपने परिवार के कुछ बुज़ुर्गों और बुआ से उस रात के बारे में बताया जिसे मैंने देखा था। उन्होंने कहा कि वो कोई अनजान औरत नहीं है, बल्कि हमारी पुरानी जानकार है। उन्होंने बताया कि वो औरत तभी दिखती है जब किसी की मौत होने वाली होती है। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब मेरे पिता, जो काफ़ी लॉजिकल और धार्मिक आदमी थे, उन्होंने उस औरत की मौजूदगी की पुष्टि की, तब मुझे यकीन हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ परिवारों में, आयरलैंड में, उसे बंशी कहते हैं। बंशी का नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने कुछ कहानियां सुनी थी, लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। उसके बाद कुछ अजीब चीज़ें घटित होने लगी। मेरे दादाजी के अंतिम संस्कार के दिन, जब हम सब उनके घर पर इकट्ठा थे, मैंने एक बार फिर वही चीख सुनी। इस बार वो दूर से आ रही थी, लेकिन वो चीख उतनी ही भयानक थी। सब लोग चुप हो गए और मेरी दादी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, वो आई थी हमें बताने की दादाजी जा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी किसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा। वो बंशी अब मेरे सपनों में भी आने लगी। उसकी चीखें अब मेरी नींद उड़ा देती, और जब भी मैं उस पगडंडी से गुजरता, मुझे लगता कि वो वहीं आसपास छिपी हुई है। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उस पगडंडी पर दोबारा जाने का फैसला किया। मैं जानना चाहता था कि वो औरत कौन थी और उसने मुझे क्यों चुना। मैंने खुद को तैयार किया और उसी पगडंडी पर चल पड़ा। रास्ते में हर चीज़ वही थी, लेकिन मुझे फिर वही डरावनी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज़ गूंजने लगी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वहाँ कुछ था, कुछ अदृश्य जो मुझे देख रहा था। उस रात जब मैं घर लौटा, मैंने अपने दादा के पुराने सामानों को खंगालना शुरू किया। मुझे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को लिखा था। उसमें एक जगह लिखा था, जब भी कोई हमारे परिवार में जाने वाला होता है, बंशी हमें बताने आती है। मैंने उसे कई बार देखा है, उसकी चीखों को सुना है। वो कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि एक पहरेदार है जो हमें चेतावनी देती है। मैं समझ गया कि वो बंशी कोई साधारण भूत नहीं थी, बल्कि हमारे परिवार की एक संरक्षक थी। शायद उसने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। वो घटना मेरे जीवन की सबसे भयानक घटना थी। अब भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बंशी अब भी कहीं आसपास होगी, इंतजार कर रही होगी कि कब उसे फिर से किसी को चेतावनी देनी पड़े। आज भी जब भी गांव की किसी पुराने व्यक्ति की मौत होती है, लोग कहते हैं कि उन्होंने बंशी की चीखें सुनी। वो अब भी यहाँ है, हमारे बीच, किसी अदृश्य संसार से हमें देख रही है। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि हर चीज़ का सामना करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रहस्यों को जानना ही हमें डराने के लिए काफ़ी होता है। शायद यही वजह है कि कुछ कहानियों को समय के साथ भुला दिया जाता है, लेकिन बंशी की कहानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो आती रहेगी और शायद इसी तरह से चेताती रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी भी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये चारों कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। तो ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कहानी तक अपना खूब ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय माता दी।